Hey everyone, good evening. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. इस डेटाबेस के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे डेटाबेस की डिजाइनिंग। मतलब कि डेटाबेस डिजाइन कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या हमें चीजें चाहिए होती हैं और उस डेटाबेस डिजाइन को लेके हमारी अप्रोच जिस सीक्वेंस में होनी चाहिए वो क्या होगी। चलिए, बिफोर वी स्टार्ट द सेशन लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं, माय नेम इज विश्वदीप गोठी। आई एम वर्किंग एज अ चैनल लीडर फॉर दिस चैनल एंड एज अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ये रहा मेरा प्रोफाइल, ये है मेरी सारी गेट रैंक कंप्यूटर साइंस में, मास्टर्स और एक्सपीरियंस 15+ ईयर्स टीचिंग का। इस चैनल के थ्रू और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों से कनेक्ट रहने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं एज a person, as a teacher, as an educator, as a particular guide, आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाऊं, गाइड कर पाऊं, आपको मेंटर कर पाऊं कि एग्जैक्टली आप कैसे अपने आगे आने वाले करियर को अप्रोच करेंगे। सेशंस, कंटेंट, लेक्चर्स, गाइडेंस, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस चैनल प्लस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। कुछ अलग टाइप की स्पेशल क्लासेस ले रखी हैं फ्री में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, वो भी आप देख सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको सिर्फ फ्री अकाउंट बनाना है और उसके अलावा आपको क्या करना है, मेरी प्रोफाइल सर्च करनी है, उसको फॉलो करना है और स्पेशल क्लासेस को देखना है। स्पेशल क्लासेस सेक्शन अलग से मिलेगा जो कि फ्री सेक्शंस है। आपको अगर ये सेशन देखना है जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड है, आप यहां से भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने यह तय किया है कि आपको गेट का प्रिपरेशन करना है, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस हाई लेवल एग्जाम के हाई लेवल रिजल्ट को आप विश करते हैं, क्या वो आपका टारगेट है या सिर्फ विश है? दो टाइप की चीजें हैं। विश है तो उसके लिए आप कोई खास एक्शन करते नहीं हो, बस कि कोई चमत्कार हो जाए, हमारा गेट का अच्छा रिजल्ट आ जाए। बट ये विश कभी पूरी नहीं हो सकती जब तक उसे आप एम ना करें, उसे टारगेट ना बनाएं। और टारगेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए एक सही पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक सही स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए अच्छा प्लान ऑफ एक्शन और उसका एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। अब इतने सब में अगर हमारे पास टाइम कम पड़ जाए तो, क्योंकि 12 सब्जेक्ट्स, उनका लर्निंग, फिर प्रैक्टिस, फिर उन सबको याद रखने के लिए मल्टीपल ढेर सारे रिवीजन और ऊपर से प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन, फिर टेस्ट सीरीज, अपनी गलतियां सुधारने का टाइम, ये सब कॉलेज के साथ या ऑफिस के साथ बहुत मुश्किल है। प्रोजेक्ट्स, नई लर्निंग, कोडिंग और फिर पर्सनल थिंग्स ऑल्सो, फेस्टिवल्स ऑल्सो, बर्थडेज ऑल्सो, इन सब के बीच में इनके लिए कैसे टाइम निकालेंगे? इतना अच्छा क्वालिटी टाइम जिसमें हम एफिशिएंटली लर्न भी कर पाए, मुश्किल है? जी हां, नामुमकिन नहीं। क्यों नहीं, मैं बताता हूं। अगर मुश्किल है तो आपका रास्ता आसान बनाया जा सकता है उस पर्सन की हेल्प से जो उस रास्ते से गुजर चुका है। अगर आप लोग सही गाइडेंस में सही तरीके से पढ़ते हैं तो फिर आप सही प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस गाइडेंस को आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं बहुत स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल के साथ में और बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्लासेस के साथ में, जो आपको बताएंगे सीखना कैसे है, कंटेंट को कनेक्ट कैसे करना है, फिर उस कंटेंट से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक को कैसे सॉल्व करना है, यह सब आपको सिखाया जाएगा प्लस पे, विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वीकली क्विजेस। ये क्विजेस अगर आपने मेरे क्विजेस के बारे में सुना है तो आपको समझ में आएगा कि मेरे क्विजेस इतने टफ होते हैं कि आपको समझ में आएगा कि गेट के लेवल के लिए किस टाइप की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप लोग प्लस में आएंगे तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारी बैचेस का, सारे कोर्सेस का जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे है, रिकॉर्डेड लाइव बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ कंट्री। बट अगर आप चाहते हैं कि सर हमें सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करना है, हमको सिर्फ पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, हमको दूसरा कुछ नहीं सोचना है, तो फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाओ। आइकॉनिक में आपको प्लस के बेनिफिट के साथ एक पर्सनल कोच मिलते हैं, एक ऐसे एक्सपर्ट जो ऑलरेडी गेट क्रैक कर चुके हैं बहुत अच्छी रैंक के साथ में, और वो एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे 1-on-1 बेसिस पे। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वो बना के देंगे, आपका डेली प्लानर वो बना के देंगे, स्टडी प्लान बना के देंगे, परफॉर्मेंस वो ट्रैक करके देंगे, कैसे इंप्रूव करना है वो बताएंगे, आपका पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस करके देंगे हर एक क्वेश्चन की, ताकि आपको पता चले इस क्वेश्चन में, ये टॉपिक में ये चीजें आपको इंप्रूव करनी है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको डाउट क्लियरिंग के लिए अलग से डेडिकेटेड एजुकेटर मिलेंगे, आपको फिजिकल नोट्स मिलेंगे। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें
प्लस या आइकॉनिक मल्टीपल ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। जो ड्यूरेशन आपको ठीक लगता है सिलेक्ट करो। अगर आप थर्ड ईयर में हैं, मतलब 2 साल, अगले 2 साल की गेट टारगेट करते हैं, तो फिर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि आपको कोई भी लेक्चर डबल बार देखने की जरूरत पड़ जाएगी 1 साल के अंदर अंदर। ये कोड यूज कर लो VDEEP10, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मेरी टीम का सपोर्ट मिलेगा। ये कोड डिस्काउंट के साथ में कनेक्शन का कोड है। आप हार्डवर्क करोगे, मैं हार्डवर्क करता हूं सबसे ज्यादा अपने प्लस के स्टूडेंट के साथ, दोनों हार्डवर्क ब्रिज होंगे, कनेक्ट होंगे इस पर्टिकुलर कोड से, और आप और मैं दोनों मिलके हार्डवर्क करेंगे आपकी सक्सेस के लिए, आपका करियर बनाने के लिए। आप देख सकते हैं नई बैचेस भी स्टार्ट हुई हैं। लक्ष्य बैच विद द कोर्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड गेट 24 बैच विद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स। कब से? अरे आज से। गेट 23, 24 दोनों के लिए। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस के जिन्होंने लास्ट ईयर प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया, और आप देख सकते हैं वो अब किस पर्टिकुलर रैंक को लेके बैठे हुए हैं। ये थर्ड ईयर का बच्चा है, तो आप देख सकते हैं प्लस के स्टूडेंट कहां तक पहुंच गए हैं। आपका भी फोटोग्राफ लग सकता है अगर आप प्लस पे आएंगे और अच्छी रैंक लेके आएंगे तो। अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन इज द टेस्ट सीरीज सब्सक्रिप्शन। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो शशांक मलिक, आपको नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। मैं लेक्चर दे रहा हूं आप लोग को फ्री में, सारे लेक्चर्स प्राइवेट भी नहीं होंगे, कोई भी लेक्चर प्राइवेट नहीं होगा, कोई भी लेक्चर अब प्राइवेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये लेक्चर सारे अवेलेबल रहेंगे, सुनो और नोट्स बनाओ। जब तक आप नोट्स खुद से नहीं बनाओगे ना, तब तक आपका कोई खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि जो मैं यहां लिखता हूं वो तो 5% ही लिखता हूं जो एक्सप्लेन किया उसके कंपैरिजन में, तो नोट्स तो आपको ही बनाने हैं। चलो, सबसे अच्छा, सबसे इजी क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए सबसे आसान है आंसर करना आज के लिए या किसी भी मेरी लेक्चर के लिए, क्या आप लोग रेडी हैं? अगर आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से बता दीजिए। 20% डिस्काउंट अब नहीं आ रहा बेटा, लास्ट मंथ ही था, जो था वो था। अब अगर आप सिर्फ डिस्काउंट का ही वेट करेंगे तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन में कहीं पीछे चले जाएंगे। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो, 10% से उतना डिफरेंस नहीं आएगा, तो लेट मत करना अपने आप को। चलो, रेडी हैं, रेडी हैं, रेडी हैं, रेडी हैं, रेडी हैं, तो फिर जल्दी से सब्सक्रिप्शन जल्दी से मैसेज कर दीजिए। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, अगर आप लोगों ने आज के दिन का लेक्चर मिस किया तो दिन में मैंने लेक्चर नंबर 2 खत्म कर दिया था। मैंने कल आप लोगों को बताया भी था कि किसी रीजन से आई वाज नॉट एबल टू स्टार्ट द क्लास, सो वो क्लास मैंने कंपनसेट कर दी है। आज दिन में 11 बजे 11:15 आई स्टार्टेड। सो आप लोगों ने अगर उसे नहीं सुना है तो सुन लेना, इतना डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डेटाबेस डिजाइनिंग में सबसे पहली चीज डेटा मॉडल। डेटा मॉडल का मतलब क्या है? देखिए, आपसे मैंने कहा कि डेटाबेस में हमें डेटा को स्टोर करना है। अब अगर डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना है तो उस स्टोर करने के लिए, या कह सकते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपके पास क्या क्या तरीके होते हैं, किस टाइप के, किस तरीके से आप डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हो। अच्छा, मैं इसको ना एक थोड़े से दूसरे एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, है ना। हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की, एंड आई होप कि अगर आप डीबीएमएस पढ़ने आए हो तो आपने डेटा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपके सेमेस्टर में या आपकी गेट की प्रिपरेशन में, क्योंकि वो बहुत बेसिक कोर्स है। डेटा स्ट्रक्चर में डेटा का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, हर एक अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में। एरे में अलग तरीके से स्टोरेज या रिप्रेजेंटेशन होता है ना। फिर स्टैक में अलग तरीके से, ट्री में अलग तरीके से, ग्राफ में अलग तरीके से। तो ऐसा ही डेटाबेस के डिजाइनिंग के टाइम पे भी होता है कि जब डेटाबेस में डेटा रखोगे तो वो डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करोगे ताकि एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे दिखे डेटा को रिप्रेजेंट कराने का, और उसे बोलते हैं डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल की डेफिनेशन है यहां पे, द कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा, द डेटा रिलेशनशिप्स, डेटा सिमेंटिक्स एंड कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। तो एक ऐसा टूल जिसकी हेल्प से आप डेटा को बता सको, फिर डेटा के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसे रिप्रेजेंट कर सको, अगर आप लोग डेटा पे कोई कंस्ट्रेंट लगा रहे हो तो वो रिप्रेजेंट कर सको, और डेटा की सिमेंटिक्स बता सको। सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग, कि इस डेटा का मीनिंग क्या है, क्यों है, ये ऐसा ही क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है सिमेंटिक्स के साथ में आप बता सको, उसे क्या बोलते हैं, डेटा मॉडल्स। जो दो बेसिक डेटा मॉडल्स हमारे सिलेबस में हैं वो हैं ये।
एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसे हम इन शॉर्ट ER मॉडल भी कहते हैं, और दूसरा है रिलेशनल मॉडल, है ना। चलो, अगर आप लोग सुन पा रहे हो, सीख पा रहे हो और एंजॉय कर पा रहे हो तो सेशन को लाइक जरूर कर देना यार। ओके, अब ये जो दो मॉडल हैं उनमें हम डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। डेफिनेशन पढ़ के तो तुमको क्या ही समझ में आएगा। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला है कि अगर ये पढ़ के समझ में आता तो टीचर की जरूरत क्या पड़ती, आप बुक बुक पढ़ पढ़ के सब कुछ समझ जाते। बट नहीं, बुक पढ़ने में ऐसा है ना, ढेर सारी चीजें दे रखी हैं, उनमें से कुछ ही काम की हैं जो गेट के लिए है या अपने काम की है, वो हम यहाँ पे फिल्टर आउट करके देंगे। तो ER डेटा मॉडल जो है वो है कलेक्शन ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें हम एंटिटीज बोलते हैं, और उनके बीच में रिलेशनशिप। एंटिटी है क्या? एंटिटी कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। जैसे टीचर एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, कार एक एंटिटी है, एयर कंडीशनर एक एंटिटी है, लाइट्स एंटिटी है, बर्ड्स एंटिटी है। ये सारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है ये? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो एंटिटी, एक टाइप की एंटिटी को आपने एक साथ रखा, जैसे टीचर है, अनअकैडमी के ढेर सारे टीचर्स हैं, तो एक टीचर एक एंटिटी, इन सारे टीचर्स का कलेक्शन मिला लो तो एंटिटी सेट। ये सारी एंटिटीज हैं, सारे टीचर्स कहीं ना कहीं स्टूडेंट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लर्न करते हैं उनकी एंटिटी का पूरा सेट अलग, एक सेट बना दिया स्टूडेंट्स का, एक सेट बना दिया हमने टीचर्स का, एजुकेटर्स का। ये बन गए हमारे पास में एंटिटी के सेट्स। इन दोनों एंटिटी सेट्स के बीच में क्या रिलेशन है? दिस टीचर टीचेस दिस कोर्स टू दिस स्टूडेंट, दिस टीचर टीचेस दिस कोर्स टू दिस स्टूडेंट। इस तरीके से ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप हम बता सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपके डेटाबेस में एंटिटीज होंगी, आपके डेटाबेस में एंटिटीज होंगी, उन सारी एक जैसी एंटिटीज को आप एक सेट में रखो, ऐसे ही ढेर सारी अलग अलग एंटिटीज को अलग अलग सेट्स में रखो, और उन सारे एंटिटी सेट्स के बीच में रिलेशनशिप बता दो। तो वो क्या होगा? ER मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। बस इतना ही है बेसिकली। मुझे लगता है आप लोगों को यह चीज क्लियरली समझ में आई होगी। क्वेश्चन है, इसका आंसर यस नो बता सकते हो कम से कम, है ना। चलो, अब बढ़ते हैं रिलेशनल मॉडल की तरफ। ये रिलेशनल मॉडल मैं ऑलरेडी आपको पिछले 2 क्लासेस से समझाता आ रहा हूं। रिलेशनल मॉडल में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं टेबल्स के फॉर्म में, जिन्हें हम बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन, अगर रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बात करें तो रिलेशन का मतलब है टेबल। टेबल रिलेशन एक ही चीज है ना। तो इसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं टेबल्स में, और उनके बीच में, टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम डिस्क्राइब करते हैं। तो रिलेशनल मॉडल में हम डेटा कैसे बताते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टेबल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो 2 मॉडल्स हमने देख लिए, ER डायग्राम या ER मॉडल देख लिया हमने, और रिलेशनल मॉडल देख लिया हमने। ये दोनों आपके पास बेसिक मॉडल्स हैं जो अभी बहुत कॉमनली यूज भी होते हैं और आपके डेटाबेस के कोर्स में हैं भी। इसके अलावा और भी डेटा मॉडल्स होते हैं कहीं पे। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है कि आपने जो ER मॉडलिंग है, इस ER मॉडलिंग में आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कंसेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के वो लगा दिए, लाइक एनकैप्सुलेशन लगा दिया आपने, लाइक आपने क्या बोल रहा हूं यार मैं, इनहेरिटेंस लगा दिया, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन लगा दिया। ये सारी चीजें जो ऊप्स के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो ऊप्स के बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपने लगा दिए तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल बन जाएगा। ये बहुत रेयरली यूज होते हैं तीनों। एक नेटवर्क मॉडल भी होता है, हायरार्किकल मॉडल भी होता है। हमको नहीं सीखना, बस नाम याद रख लो कि है, कुछ तो है बस। ये और भी कुछ डेटा मॉडल्स हैं जिनमें हम डेटा रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। कैसे करना है, क्यों करना है, नहीं सीखना हमको, क्यों है ही नहीं सिलेबस में, काहे सीखे हम। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डेटाबेस डिजाइन की, जो हमारा प्राइमरी टॉपिक है कि डेटाबेस डिजाइन कैसे होता है एकदम स्क्रैच से लेके लास्ट लेवल तक। स्क्रैच से लेके लास्ट लेवल तक डेटाबेस जो है वो कैसे डिजाइन होता है। अच्छा, किसी को पता है ये? somebody knows this? किसी को पता है क्या डेटाबेस डिजाइन कैसे होता है?
नहीं? चलो ओके, कोई बात नहीं। तो डेटाबेस अगर स्क्रैच से डिजाइन करना है तो हम एग्जाम्पल लेते हैं वही वाला जो हमारा पुराना एग्जाम्पल था। क्या था पुराना एग्जाम्पल? कि हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था कि आपके पास ऑलरेडी ढेर सारे क्लॉथिंग का कलेक्शन है। कहां पे? आपकी इन्वेंटरी में, आपके वेयर हाउस में, किसी एक सिटी में आपके। फिर वहां से आप मुझे अप्रोच करते हो और बोलते हो कि सर प्लीज आप हमारे लिए एक वेबसाइट बना दो। मैं बोलता हूं ठीक है, उस वेबसाइट के लिए पहले ये जो आपके पास क्लॉथिंग्स है इन सब की एंट्री हमें डेटाबेस में करनी पड़ेगी और इसका डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस अगर मुझे डिजाइन करना है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं, आपको तो कुछ खास आइडिया है नहीं डेटाबेस बनाने का, अभी अज्यूम कर लो यार, अगर आप एक्सपर्ट है तो भी अज्यूम कर लो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस करूंगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके क्या क्या चीजें या क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो आप पूरी रिक्वायरमेंट्स बताओगे, पूरी डिटेल बताओगे, उसे बोलेंगे रिक्वायरमेंट की एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कुछ भी नहीं है, जस्ट ये है कि जो डेटाबेस बनने वाला है उस पूरे डेटाबेस की रिक्वायरमेंट की गैदरिंग करेंगे, हम एक साथ कलेक्ट करेंगे कि भैया कौन कौन सी चीजों का आपको डेटाबेस बनाना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसमें, हर एक चीज जो आप बताना चाहते हो, शर्ट, टी शर्ट्स, पैंट, जीन्स, जो भी आपके पास जितने भी क्लॉथिंग मटेरियल्स हैं अलग 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 अलग, हर एक की एक आप क्या बताओ, क्वालिटी बताओ कि आपकी शर्ट में क्या क्या है, शर्ट की टाइप बताओगे, आप शर्ट का कलर बताओगे, साइज बताओगे, कॉलर है कि नहीं है, उसकी स्लीव्स कितनी लंबी हैं, फिट रेगुलर फिट है या टाइट फिट, आई मीन स्लिम फिट है, इस टाइप से सारी एक डिटेल आप मुझे बताओ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, जो कि है रिक्वायरमेंट की एनालिसिस। फिर होता क्या है, फिर क्या है, एक सिंपल सी चीज, अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है तो यहां पे ये भी देखा जाता है कि जो रिक्वायरमेंट है वो फिजिबल है कि नहीं है ना। आप बोलते हो कि सर हमारी रिक्वायरमेंट है ये इतना डेटा स्टोर करने की, मैं बोलता हूं इतना स्टोर करने के लिए इतना डिस्क चाहिएगा या इतनी पर्टिकुलर स्पेस चाहिएगी, तो ये सारी रिक्वायरमेंट मैं आपसे लेता रहूंगा कि कितना आपका रिक्वायरमेंट है, कितना डेटा आपके पास स्टोर हो सकता है, कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज हो सकती है, ये सब जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आ जाएगा। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद में मैं जाऊंगा कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन पे। मतलब अब मैंने आपकी रिक्वायरमेंट तो ले ली, अब मैं क्या करूंगा, ऑन पेपर एक डेटाबेस डिजाइन करूंगा। डेटाबेस डिजाइन मतलब जो आपकी कंसेप्चुअल रिक्वायरमेंट्स थी, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी उनको मैं एक कंसेप्ट में लिखूंगा। कंसेप्ट में क्या करूंगा, लिखूंगा कि अच्छा आपने कहा शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, ये हैं, वो हैं, इन सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को एक साथ मैं क्या करूंगा, कलेक्ट करके और ऑन पेपर लिखने की कोशिश करूंगा, ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट है क्या। सो इट्स लाइक ऑन पेपर। अभी कोई टूल, कोई सॉफ्टवेयर कुछ भी यूज नहीं किया, पहले तो मैंने रिक्वायरमेंट ली, उस रिक्वायरमेंट को अब मैं कंसेप्चुअली ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूंगा कि एक काम करेंगे, शर्ट की कैटेगरी एक बना लेंगे, टी शर्ट की एक कैटेगरी बना लेंगे, पैंट्स की एक, जीन्स की एक, शॉर्ट्स की एक, इस तरीके से अलग 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 कैटेगरीज बन जाएंगी। तो ये क्या करेंगे हम क्या करेंगे, ये हम ऑन पेपर डेटाबेस की डिजाइनिंग करेंगे, वो है कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, अब ये जो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन है, इस कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन में हम एक्चुअल में क्या काम करेंगे, एक्चुअल में काम करेंगे ईआर मॉडलिंग का, कि हर एक जो हमारा कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन हुआ है या हर एक जो हमें एंटिटीज मिली हैं, ये जो पूरा कंसेप्चुअली डेटाबेस मिला है, इसका हमने ईआर मॉडल बना दिया। अभी सिर्फ ईआर मॉडलिंग बनी है। क्या बनी है, ईआर मॉडलिंग। ठीक है, उसके बाद में हम जाएंगे स्कीमा रिफाइनमेंट और लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन पे। मुझे लगता है कि आप इसको आप यहां भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, दोनों जगह पे लगेगा।
ठीक है, स्कीमा रिफाइनमेंट में बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन की बात करता हूं। तो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन में मैंने क्या किया, पहले जो मेरे पास क्या आया था, डेटाबेस आया था, उस डेटाबेस का मैंने ईआर डायग्राम बनाया, या कह सकते हैं कि ईआर मॉडलिंग की, ताकि एक कंसेप्चुअली मुझे पता चल पाए कि मेरा डेटाबेस जो है कंसेप्चुअली किस टाइप से डिजाइन होगा। अगर उसमें कोई रिफाइनमेंट करना है तो उन रिफाइनमेंट के हमारे पास मेथड्स होती हैं, अगर नहीं करना है तो हम फिर उन ईआर मॉडलिंग की हेल्प से लॉजिकल डेटाबेस डिजाइनिंग करेंगे। और ये लॉजिकल डेटाबेस डिजाइनिंग का मतलब है हम कोई यूज करेंगे टूल, और उस टूल के बेसिस पे हम रिलेशनल मॉडलिंग कर देंगे। रिलेशनल मॉडलिंग का मतलब क्या है, रिलेशनल मॉडलिंग का मतलब है कि जो हमने ईआर डायग्राम या ईआर मॉडल बनाया था पूरे डेटाबेस का, उसे अब हम कन्वर्ट करवाएंगे टेबल की डिजाइंस में। अब कुछ सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो आपको ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, आपके इस ईआर मॉडलिंग से सीधा सीधा रिलेशनल मॉडलिंग आपको दे देते हैं। एल्गोरिदम्स हैं अवेलेबल, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। नहीं तो हम सीखेंगे भी हमारे कोर्स में कि जब ईआर मॉडल दे रखा है तो ईआर मॉडल से टेबल्स या रिलेशंस या रिलेशनल मॉडलिंग कैसे बनती है। तो हमने क्या किया, पहले तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी, फिर कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन किया, उसके बाद में लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन कर लिया। अब लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन कर लिया मतलब टेबल्स बना ली, रिलेशनल मॉडलिंग कर ली, और इसके बाद में भी अगर लगेगा तो हम स्कीमा को रिफाइन करेंगे। तो स्कीमा रिफाइनमेंट इसके पहले भी हो सकता है, इसके बाद में भी हो सकता है। स्कीमा रिफाइनमेंट का मतलब क्या है, स्कीमा रिफाइनमेंट का मतलब है कि जो आपने इनिशियल लेवल पे सोचा था कि इनको एक टेबल में रखें, इनको एक टेबल में, या ये सारी एंटिटीज एक तरफ, ये सारी एंटिटीज एक तरफ, जो आपने पहले स्कीमा सोचा था, मतलब टेबल्स की डिजाइन या डेटाबेस की डिजाइन सोची थी, उसको आप और ज्यादा फाइन ट्यून करोगे। फाइन ट्यून करने से क्या होगा, फाइन ट्यून करने से जो इनिशियल डिजाइन में फ्लॉस थे, प्रॉब्लम्स थी, अनॉमलीज थी, हो सकता है इंसर्शन की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, या डिलीशन की वजह से, अपडेशन की वजह से, तो ये सारी अनॉमलीज जो हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। अगर आपने डेटाबेस डिजाइन पहले पढ़ा है या डेटाबेस का कोर्स पहले पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपने नॉर्मलाइजेशन नाम की चीज पढ़ी होगी। अगर नहीं भी पढ़ी है तो सुना तो होगा, नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में भी क्वेश्चन आते हैं, इस सेमेस्टर में भी क्वेश्चन आते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली स्कीमा रिफाइनमेंट का ही एक तरीका है कि आपके पास ऑलरेडी डिजाइनिंग हो गई है टेबल्स की, बट स्टिल आप उसे और रिफाइन करते हो, और ज्यादा फाइन ट्यून करते हो, ताकि क्या हो पाए, आपका डेटाबेस जो है वो फ्लॉलेस बने, प्रॉब्लमलेस, एनॉमली लेस बने। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां पे अब टूल यूज करोगे, आप कोई डेटाबेस टूल यूज करोगे और रिलेशनल मॉडलिंग कर दोगे। इसके पहले अगर जरूरत पड़ी तो स्कीमा रिफाइनमेंट, या उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो स्कीमा रिफाइनमेंट होता है। फिर आता है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन का मतलब है कि जो आपने टेबल्स बनाई है लॉजिकल डिजाइनिंग में, उसका आप अब इंडेक्सिंग एटसेट्रा एटसेट्रा डिफाइन करोगे। मतलब फिजिकली वो डिस्क पे कैसे स्टोर होने वाला है डेटाबेस, उसकी आप डिसीजन फैक्टर में जाओगे कि आप क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हो बैकग्राउंड में। बाय चांस अगर आपने सुना है बी ट्री, बी प्लस ट्री यूज होते हैं डेटाबेस के टेबल्स या उनके कंटेंट को स्टोर करने के लिए, तो वो आपको अब डिसाइड करना है कि फिजिकली जब आप बैकग्राउंड में अपने डेटाबेस को स्टोर करोगे, तो वो डेटाबेस को स्टोर करने के लिए फिजिकल लेवल पे आपको और क्या क्या सेटिंग्स या क्या क्या डिसीजन लेने हैं। क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा स्टोर करने के लिए, अगर हमें सर्चिंग क्विक करनी है तो डेटाबेस की वैल्यूज पे इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, तो इंडेक्सिंग कैसे करें, किस टाइप की करें, किस वैल्यू पे करें। डेटाबेस में तो बहुत सारी आपके पास कंटेंट है कि हम सर्चिंग कैसे करेंगे, कलर से करेंगे कि सर्चिंग करेंगे हम साइज से, किस तरीके से आप सर्चिंग करोगे, उस तरीके से आप इंडेक्सिंग मेथड्स डिफाइन करते हो। आई होप आप मुझे फॉलो कर पा रहे हो यहां पे, यस और नो, कुछ तो बोलो यार। फॉलो कर पा रहे हो जो मैं अभी तक बताया आपको। तो फिजिकल डेटाबेस में आप क्या करते हो, फिजिकल डेटाबेस डिजाइनिंग में आप डिसाइड द डेटा स्ट्रक्चर टू
स्टोर डीबी, और इसके अलावा आप क्या करते हो, इंडेक्सिंग भी कर लेते हो यहीं पे। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि आपको सर्चिंग के लिए किस टाइप से आप सर्चिंग करोगे उस डेटाबेस की टेबल में, आप एक्सेस करने के लिए कैसे एक्सेस करने जाओगे, तो वो सब इंडेक्सिंग का डिसीजन भी फिजिकल डेटाबेस में आता है। फिर लास्ट में होता है सिक्योरिटी डिजाइन। जो आपने डिसीजन लिया, अभी तक का डेटाबेस बना दिया, कंसेप्चुअली, लॉजिकली, फिजिकली सब कुछ डिसीजन ले लिया, डेटाबेस बन गया, अब इस डेटाबेस पे सिक्योरिटी मेथड लगाओ। सिक्योरिटी मेथड लगाने का मतलब है कि अब आप डिफाइन करोगे कि कितना पार्ट किसको दिखेगा, कितना पार्ट किसको नहीं दिखेगा। अगर इस डेटाबेस पे एक्सेस चाहिए तो क्या ये वाला स्पेसिफिक यूजर ही कर सकता है, कौन से वाला यूजर किस किस टेबल को एक्सेस कर सकता है, किस किस टेबल के किस किस वैल्यूज को एक्सेस कर सकता है, क्या हम सिर्फ रीड कर सकते हैं या राइट भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं उन वैल्यूज को, क्या क्या एक्सेस मेथड्स होंगी हर एक वैल्यू पे, ये डिफाइन होगा सिक्योरिटी डिजाइन में। तो क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, एक सिंपल सी चीज कही कि जो भी सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं, जितनी भी डिजाइनिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, वो सब यहां पे डिसाइड होंगे सिक्योरिटी डिजाइनिंग में। कि अगर बैंक का एक बहुत बड़ा डेटाबेस है तो उस बैंक के डेटाबेस में कितना कितना टेबल किस यूजर को दिखेगा, सिक्योरिटी डिजाइन में आएगा। कि एक ब्रांच मैनेजर को उसके ब्रांच का डेटा दिखे, दूसरे ब्रांच मैनेजर को उसके ब्रांच का डेटा दिखे, एक जोन मैनेजर को उस जोन के अंदर आने वाली सारी की सारी ब्रांच का डेटा दिख जाए, एक नॉर्मल कस्टमर को सिर्फ अपने ही बैंक अकाउंट का डेटा दिखे। ये सारी एक्सेस मेथड्स, प्लस अगर मैं लॉगिन करता हूं तो मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो सिक्योर्ड तरीके से मैं उस पर लॉगिन कर पाऊं, उसके लिए भी जो सिक्योरिटी सेटिंग्स होती हैं वो यहां पे सिक्योरिटी डिजाइनिंग में रहेंगी। तब जाके आपका डेटाबेस का डिजाइन पूरा कंप्लीट होता है। क्विकली रिकॉल कर लेते हैं सारे पॉइंट्स कि सबसे पहले तो आपके डेटाबेस डिजाइन में आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि आप क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेने जाओगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं बता दो, वो रिक्वायरमेंट हम उठा के लेके आएंगे और उन्हें फिर कंसेप्चुअली एक डिजाइन का पार्ट देंगे। उस कंसेप्चुअली डिजाइन पार्ट देने में हम बनाएंगे यहां पे ईआर मॉडलिंग, ईआर मॉडलिंग कर देंगे पूरे कंसेप्चुअल डिजाइन में। उसके बाद अगर उस कंसेप्चुअल डिजाइन में कुछ रिफाइनमेंट करने हुए तो वो करेंगे। उसके बाद में आता है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइनिंग, मतलब जो हमने ईआर मॉडलिंग कर दी है उसकी अब हम रिलेशनल मॉडलिंग करेंगे। रिलेशनल मॉडलिंग मतलब टेबल्स एंड ऑल बनाना, और ये रिलेशनल मॉडलिंग के साथ में आप टूल भी यूज करोगे, कोई डेटाबेस टूल यूज करोगे आप, जिसकी हेल्प से आप रिलेशनल मॉडलिंग और टेबल्स एटसेट्रा एटसेट्रा बनाओगे, स्कीमा बनाओगे। अगर यहां पे इसके बाद में भी रिफाइनमेंट की जरूरत लगती है तो आप कर सकते हो, यहां पे भी इसके बाद में भी रिफाइनमेंट लग सकता है, डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक डेटाबेस। फिर आप करेंगे फिजिकल डेटाबेस डिजाइनिंग। फिजिकल डेटाबेस डिजाइनिंग में आप दो चीजें करेंगे, एक तो स्टोरेज कैसे होता है उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड करना, और दूसरा स्टोरेज पे अगर आपको इंडेक्सिंग करनी है तो वो करना। इंडेक्सिंग का मतलब है कि आपका जो भी डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है, अगर उन डेटा पे आपको इंडेक्स देना है ताकि उन डेटा तक पहुंचने में आसानी हो जाए तो उसे कहेंगे इंडेक्सिंग। फिर आता है सिक्योरिटी डिजाइन। सिक्योरिटी डिजाइन मतलब उस डेटाबेस को आपने बना दिया, फिजिकली स्टोर करने के लिए आपने सारी मेथड्स बता दी, आपने डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड कर दिया, सर्चिंग को क्विक करने के लिए इंडेक्सिंग कर दी कि भैया इंडेक्सिंग की हेल्प से आप क्विकली डेटा पे पहुंच सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि अब इन डेटा पे हमें देनी है सिक्योरिटी मेथड्स, कि किन किन डेटा को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, किस यूजर को किस टाइप का लॉगिन आईडी देना चाहिए, उसका टाइप, किस डेटा पे किस टाइप का यूजर किस टाइप की ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, रीड ओनली कि राइट ऑपरेशन ऑल्सो, अपडेशन ऑल्सो, व्हाट, क्या उसे डिलीट किया जा सकता है, यस और नो, डिपेंड्स किस यूजर के पास किस चीज की ऑथराइजेशन है, ऑथेंटिकेशन है, ये सब सिक्योरिटी डिजाइनिंग में होता है। किसी ने कहा सर स्कीमा रिफाइनमेंट नहीं समझ में आया। स्कीमा रिफाइनमेंट का मतलब है कि पहले आपने सोच लिया
कि ये डेटाबेस की ये टेबल रहेगी और ये टेबल रहेगी, इस टेबल में ये वैल्यू रखेंगे। बट लेटर ऑन आपको रियलाइज हुआ कि इस पर्टिकुलर चीज को इस टेबल में नहीं दूसरी टेबल में रखना चाहिए, ज्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो इंसर्शन या अपडेशन की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। होता है, हम देखेंगे, ये चीज देखेंगे हम नॉर्मलाइजेशन में। तो आप स्कीमा को या आपकी जो ओवरऑल डेटाबेस की डिजाइनिंग है उसे और थोड़ा रिफाइन करते हैं या फाइन ट्यून करते हैं। फाइन ट्यून का मतलब है कि उसको और थोड़ा अच्छा डिजाइन में कन्वर्ट कराना थ्रू सम एल्गोरिदम्स एंड मेथड्स एंड पॉलिसीज, ताकि वो उस डेटाबेस की जो इनिशियल डिजाइन थी उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आई एप्लीकेशन लेवल पे या इंप्लीमेंटेशन लेवल पे, तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओ। क्या कहेंगे उसे? स्कीमा रिफाइनमेंट। इस तरीके से डेटाबेस का डिजाइन होता है। अब हमारा सिलेबस किधर जाएगा? हमारे सिलेबस में देखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये वो इतना ज्यादा डिटेल में है नहीं। हमारे सिलेबस में एक तो ये है ईआर मॉडलिंग और ये है रिलेशनल मॉडलिंग इन द मेन फोकस। गेट की बात करें तो, है ना, तो ये जो हमारे स्टैंडर्ड डेटाबेस डिजाइनिंग है जो हम सीखेंगे, तो सबसे पहले हम सीखेंगे ईआर मॉडलिंग। कि ईआर मॉडलिंग करें, उस ईआर मॉडलिंग में बनते हैं ईआर डायग्राम्स। कैसे बनते हैं अगर तुमको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो सिखाऊंगा ही तुम लोगों को, है ना। तो सबसे पहले बनेंगे ईआर डायग्राम्स, और जब ये ईआर डायग्राम्स बन जाएंगे, ईआर मॉडलिंग हो जाएगी, तो उसी ईआर मॉडलिंग को हम ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करवाएंगे रिलेशनल डेटाबेस की टेबल्स में। ये है एक बेसिक डिजाइन का फ्लो, स्टैंडर्ड डेटाबेस डिजाइन का। Sir, all other subjects lectures are also available public. Yes, it is available. Just go on the channel, go to the home page. You will be having lots of playlists, and in the playlist section also you can have lots of playlists available of almost all the courses. बोलो, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? Everything is clear till now? तो हमारा जो कोर्स का एक जो फ्लो बनेगा वो भी यही इसी तरीके से बनेगा कि सबसे पहले हम जाएंगे, वी विल गो फॉर ईआर मॉडलिंग। ईआर मॉडलिंग को फिर हम कन्वर्ट कराएंगे रिलेशनल मॉडलिंग में, और यहां पे हमारा रिफाइनमेंट का भी प्रोसेस होगा, स्कीमा रिफाइनमेंट का भी प्रोसेस होगा। बट किसी ईआर डायग्राम को अगर रिलेशनल टेबल्स में कन्वर्ट कराना है, उसके पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? उसके पहले यह सीखना पड़ेगा कि ईआर मॉडलिंग में होता क्या है, क्यों है, कैसे है। तो सबसे पहले जो हमारा फ्लो रहेगा आगे का, वो इस फ्लो को इस तरीके से रखेंगे कि पहले हम ईआर मॉडल के बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे ईआर डायग्राम्स बनाना, कि ये मॉडल को डायग्राम्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब ये सब खत्म हो जाएगा, फिर हम रिलेशनल जो डेटाबेस है RDBMS, उसके बेसिक्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन ईआर डायग्राम्स को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्जन इन टेबल्स। पर टेबल्स में क्या होता है, क्यों होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, की क्या होता है ना, टपल क्या है, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी हमें। अलग अलग टाइप की टपल्स क्या होता है, अलग अलग टाइप की रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, ढेर सारी चीजें सीखेंगे। पहले बेसिक सीखेंगे, फिर डायग्राम बनाना सीखेंगे, फिर यहां पे बेसिक सीखेंगे, टेबल क्या होती, क्यों होती है, टेबल के अंदर क्या है, रिलेशन कैसे होते हैं, टेबल्स के बीच में कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ये सब देखेंगे। और फिर इसको कन्वर्ट कराएंगे इसमें, ताकि हमें समझ में आए एग्जैक्टली कि ओ हो सर ने कहा था शुरुआत में कि डिजाइनिंग में पहले ईआर मॉडल फिर टेबल, तो ये ईआर मॉडल से टेबल बनती कैसे है, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे, है ना। चलो ओके, तो मुझे लगता है आज का जो सेशन है वो हो गया हमारा खत्म। नेक्स्ट क्लास जो लगेगी हमारी, तो हम ईआर मॉडल शुरू करेंगे और उसमें ईआर डायग्राम्स, उसके बाद में हम ईआर डायग्राम्स देखेंगे। तो ईआर मॉडलिंग बेसिक क्या होती है, ईआर मॉडलिंग के बाद फिर हम ईआर डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, ये हमारे फ्यूचर क्लासेस के बारे में प्लान होगा। बट सुनते रहिए, कुछ 3 से 4 दिनों के लिए मैं रहूंगा छुट्टी पे। आई विल बी ऑन द लीव जस्ट बिकॉज काफी लंबे टाइम से आई एम वर्किंग, तो 3-4 दिन का मुझे भी ब्रेक चाहिए, है ना। तो आपकी जो अगली क्लास लगेगी, अब लगेगी 9th of May मंडे को,
और उसके बाद हम मंडे टू फ्राइडे जो है लगातार क्लासेस लेंगे। नेक्स्ट सारी क्लासेस जो हैं वो अब हमारी नेक्स्ट मंडे से लगेंगी। कॉन्करेंसी टूल्स देखो, कॉन्करेंसी ट्रांजैक्शन कंट्रोल और ये जो भी कुछ है वो बाद में आएगा। पहले हमारे पास अभी करने को बहुत कुछ है। ईआर मॉडलिंग और रिलेशनल मॉडलिंग में हमारे पास काफी सारे लेक्चर्स होंगे। ये मॉडलिंग के डायग्राम कन्वर्जन, फिर हमारे पास नॉर्मलाइजेशन आएगा रिलेशनल डेटाबेसेस में, तो बहुत कुछ है अभी, है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, नेक्स्ट क्लास 9 मई को होने वाली है। छुट्टी दे रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप सब भाग जाएं। मैंने कहा है कि आप लोग अगर लाइव आके या मेरे साथ पढ़ के और कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, मुझे और आपको दोनों को बहुत फायदा होगा। हम ढेर सारी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, है ना। ओके, अगर आप लोगों ने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने आने वाले लेक्चर्स की लिंक डालता रहता हूं, और कोई भी ऑफर या कुछ भी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट होता है तो वो भी अनाउंसमेंट करते रहता हूं। अच्छा, एक और चीज, कल से एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अगर इन केस आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रीट मैथ स्टार्ट हो रहा है बाय उमा महेश्वर सर, और ये स्टार्ट होगा चैनल पे 3 PM ऑनवर्ड्स 5 मई से। सर ने कहा है ही विल बी टीचिंग यू गाइस अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट। मैंने उसके लिए एक छोटा सा सेशन भी लिया था दिन में, अगर आपने देखा हो, इनकेस अगर नहीं देखा हो तो देख लेना। सर ने एक मैसेज भी दिया है, बट ही टोल्ड मी पर्सनली, विश्वदीप, ऑन योर particular request I am coming on the channel, but if students will not come live or I'll not get enough response, then I'll not be happy and I'll not teach। तो मेरा नाम रख लेना यार, मैंने है ना बहुत मुश्किल से फाइट करके और सर को कन्विंस करवाया है, तो आप देख लेना, ठीक है, कि आप जो हैं सर को थोड़ा अच्छा सपोर्ट देना। सीखा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कॉम्बिनेटोरिक्स जो है, सेट थ्योरी, फंक्शंस, ये सब वो आपको कराएंगे। और बहुत टॉप के एजुकेटर हैं, लेजेंडरी एजुकेटर हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं यार। जितनी तुम्हारी उम्र है तब से पढ़ा रहे हैं वो, 2002 से वो पढ़ा रहे हैं, तो बहुत बहुत गजब का नॉलेज है उनका, पढ़ाने का टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो वो जो है वो यहाँ पे आएंगे, कब से, 3 PM ऑनवर्ड्स, 5 में टुमारो ऑनवर्ड्स। तो ये सेशंस आप ज्वाइन कर लेना। देखो YouTube सेशन की ना हम गारंटी नहीं लेते हैं कि कब खत्म होगा, क्योंकि ये कोई स्ट्रक्चर्ड क्लासेस नहीं लगा सकते हम कि हाँ हमने डिसाइड किया इतनी तारीख को शुरू हुआ, इतनी तारीख को खत्म हुआ। बीच में गैप्स भी आते हैं, बीच में कभी कभी टेक्निकल इश्यूज की वजह से लेक्चर्स भी मिस हो जाते हैं, हमारे पर्सनल इश्यूज की वजह से भी लेक्चर कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं, राइट। कल जैसे टेक्निकल इशू की वजह से मैं लाइव ही नहीं जा पा रहा था। तो यूट्यूब पे मैं गारंटी नहीं ले पाऊंगा कि आप लोगों को कब सेशन खत्म होगा। ये गारंटी है हम पढ़ाएंगे, आप लोगों को अच्छा कंटेंट देंगे और लेक्चर प्राइवेट नहीं करेंगे। ठीक है ना। पर ये नहीं बता सकता मैं कि कब तक खत्म कर दूंगा। डेटा स्ट्रक्चर खत्म होने वाला है कुछ दिनों में, उसके बाद उसके PYQs होंगे, उसकी प्रैक्टिस सेशंस होंगी स्पेशल क्लासेस पे, और सी प्रोग्रामिंग के भी प्रैक्टिस सेशंस होंगे, सी प्रोग्रामिंग के स्पेशल क्लास पे। बट गारंटी नहीं ले सकता यार, गारंटी चाहिए तो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करो, और जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन करो, क्योंकि कैश मेमोरी खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, फिर डिस्क और पाइपलाइन आएंगे। लाइव पढ़ सकते हो मुझसे COA अनअकैडमी प्लस पे। और आप लोग को सबको पता है COA बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रैंक मेकर कोर्स है, रैंक वहीं से बनती है। इजी कोर्सेस सबसे बनते हैं, COA का क्वेश्चन जो एग्जाम में बना के आया उसकी रैंक हायर, सही बना के आया तो। और अगर COA में फंसे या ऐसे कोर्सेज में फंसे जो टफ हैं, तो फिर आपकी रैंक जो है वो नीचे नॉर्मल सबके साथ में एवरेज रहेगी। रैंक मेकर कोर्स बोलता हूं COA को मैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन डायरेक्टली सीधे सीधे कम टाइम में हर किसी से नहीं बनते। ठीक है, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप प्लस का लेंगे या आइकॉनिक लेंगे, ये कोड याद कर लेना, VDEEP10, ये लगा लेना। किसी भी टाइप का अनअकैडमी प्लस पे, अगर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी टाइप की चीज अनलॉक करनी है, कोड चाहिए, तो ये लगा देना। डिस्काउंट के लिए ये कोड, कोई भी अनलॉक करने के लिए ये कोड, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है कॉम्बैट, कब, 8 मई 11 AM, संडे को 11 AM को स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। 20 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे 60 मिनट में, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे होगा ये। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। अगर आप लोग इसमें सब
पार्टिसिपेट करते हैं तो जो रैंक आएगी आपकी 1 से लेके 3 तो उसमें आपको 90% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 4 से लेके 10 है इस टेस्ट में तो 75% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपकी रैंक इस टेस्ट में 11 से 50 है तो 50% का डिस्काउंट, और अगर 51 से 100 है तो 25% का डिस्काउंट मिल सकता है। ये टेस्ट के लिए आपको अगर टेस्ट को अनलॉक करना है तो इसके लिए अगर कोड पूछा जाए तो कोड लगा देना, ये वाला ही VDEEP10। फ्री में टेस्ट है, अनलॉक कर लेना, टेस्ट को एनरोल कर देना और अटेम्प्ट जरूर करना। कम से कम अगर आज को स्कॉलरशिप नहीं चाहिए या नहीं भी मिलती है तो कम से कम अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे एक्सेस करने को। फिजिकल नोट्स मतलब प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया 1 साल या उससे ज्यादा का। 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाएगी। आस्क अ डाउट फीचर है ताकि आपके डाउट्स कभी भी अनसॉल्व्ड अनआंसर्ड ना रहे। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स जूनियर सबके साथ में ताकि वो भी क्वालिटी लर्निंग कर पाए। और कभी भी लेक्चर्स को मिस ना करें। डेली टू डेली जितने लेक्चर्स मैं लेते जा रहा हूं कंटिन्यूसली देखते जाना साथ में, वरना लेक्चर्स पाइल्ड अप हो जाएंगे और जहां पाइल्ड अप होने लगे लेक्चर्स वहां फिर आप पीछे छूट जाओगे लोगों से। फिर आपकी जो टारगेट है रैंक की कि इतनी रैंक चाहिए वो फिर नीचे आती रहेगी धीरे धीरे करके, उसमें डिजिट बढ़ती जाएंगी, डिजिट जो है वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है, फिर आपकी डिजिट जो है वो एक किसी नोट के नंबर की तरह दिखे, वो मुझे और आपको दोनों को पसंद नहीं आएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और नहीं किया तो कर लो, ये नोटिफिकेशन भी ऑन करके रख लेना यार ताकि आप लोग कोई क्लास मिस ना करें। हैप्पी लर्निंग दैट्स माय फेवरेट कोर्स, क्योंकि फेवरेट कोड क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग खुशी खुशी सीखते रहें और उन खुशी खुशी सीखने की चीजों से, आप सीखी हुई चीजों से आप अपना करियर शेप कर पाए सही डायरेक्शन में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।